हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो का न्याय शब्द ग्रीक शब्द डिकेयोसीन का अनुवाद है, जो अंग्रेजी के न्याय शब्द से अधिक व्यापक है। यह नैतिकता, सदाचार का पर्याय है। यही कारण है कि प्लेटो के न्याय को कानूनी और वैधानिक परिप्रेक्ष्य में परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत प्रतिपादित करने से पूर्व अपने समय में प्रचलित न्याय के परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत तथा यथार्थवादी या व्यवहारिक सिद्धांतों का तार्किक खंडन किया और उसके पश्चात अपने न्याय सिद्धांत की प्रस्थापना की है। रिपब्लिक का मुख्य विषय न्याय की प्रकृति तथा उसके अधिवास की खोज है। प्लेटो के आदर्श राज्य की स्थापना तभी संभव है जब संपूर्ण समाज में सुव्यवस्था, संगठन व एकता हो। इस हेतु प्लेटो ने एक ऐसे मनोवैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की जो मनुष्यों में कर्तव्य परायणता की भावना भर सके, नागरिकों को पृथक पृथक कार्यों में संलग्न रखते हुए भी एकता के सूत्र में गूंथे रख सके, दूसरों को हानि पहुंचाए बिना अपने अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सके तथा समाज को संगठित रखा जा सके। प्लेटो के अनुसार ऐसा सिद्धांत न्याय है। न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना जो उसका प्राप्य है। प्राप्य से आशय है व्यक्ति की योग्यता एवं शिक्षा दीक्षा के अनुरूप कर्तव्यों की प्राप्ति तथा उनका अनुपालन ही न्याय है। पाइथागोरस के समान प्लेटो ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव आत्मा के 3 प्रधान गुण बताए हैं: विवेक, शौर्य और क्षुधा। मनुष्य की आत्मा के ये तीनों तत्व अपने अपने कार्य क्षेत्रों की सीमाओं में रहते हुए अपने अपने कार्य संपादित करते रहते हैं, जो मानव व्यक्तित्व में एकता की स्थापना करते हैं। यदि ये तत्व उचित अनुपात एवं परस्पर समन्वित रूप में एक व्यक्ति की आत्मा में उपस्थित हो तो एक नए सद्गुण की उत्पत्ति होती है। वह सद्गुण है न्याय, और वह व्यक्ति न्यायी हो सकता है। यही प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय है। प्लेटो तत्कालीन एथेंस की दुर्दशा के लिए सोफिस्टों के उग्र व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को उत्तरदायी मानता था, जिसके कारण एथेंस के नागरिक अपना हित राज्य से भिन्न मानने लगे थे। इस दृष्टिकोण का समुचित उत्तर देते हुए प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति और राज्य में पिंड और ब्रह्मांड का संबंध है। व्यक्ति में जो गुण एवं विशेषताएं अल्प मात्रा में पाई जाती है, वही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती है। अतः राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। व्यक्तियों की चेतना और गुण राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार राज्य व व्यक्ति की एकता की स्थापना करते हुए प्लेटो अपने व्यक्तिगत न्याय को सामाजिक न्याय तक विस्तृत कर देता है, जिसके अनुसार मानवीय आत्मा के तीनों गुणों के अनुसार समाज में 3 वर्ग होते हैं। जिन व्यक्तियों में विवेक की प्रधानता होती है, वे शासन कार्य का संचालन कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, अतः वे दार्शनिक वर्ग का निर्माण करते हैं। जिन व्यक्तियों में शौर्य की प्रधानता होती है, वे सैनिक वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, तथा जिन व्यक्तियों में क्षुधा या वासना की प्रधानता रहती है, वे उत्पादन कार्य अच्छे ढंग से और सरलता से कर सकते हैं, अतः वे व्यक्ति उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। प्लेटो के अनुसार यदि दार्शनिक शासक अपना कार्य निष्पक्ष ढंग से संपादित करते हैं, सैनिक उत्साहित होकर युद्ध क्षेत्र में आत्मत्याग के लिए तत्पर रहते हैं, तथा इसी प्रकार उत्पादक वर्ग द्वारा कठोर श्रम करने पर यदि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो तो समाज में संतुलन व समन्वय जन्म लेता है। तब समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। न्याय क्या है और उसका अधिवास
कहाँ है, इसका उत्तर देते हुए प्लेटो कहता है कि यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप न करना ही है, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। प्लेटो का न्याय विशेषीकरण का सिद्धांत है, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रतिभा तथा क्षमता के आधार पर अपना एक कार्य क्षेत्र निर्धारित कर ले और उस कार्य में अधिक से अधिक योग्यता बढ़ाकर अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करे। इस प्रकार प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय एवं सामाजिक न्याय दो भिन्न भिन्न स्थितियां न होकर एक ही स्थिति के दो स्तर हैं। सार रूप में प्लेटो ने न्याय को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वधर्म के साथ संबद्ध कर उसे एक उत्कृष्ट नैतिक आधार प्रदान किया है। न्याय के व्यक्तिक तथा सामाजिक पक्षों में एक रूपता स्थापित कर व्यक्ति एवं राज्य की अन्योन्याश्रितता को सिद्ध किया है। इस प्रकार प्लेटो के न्याय सिद्धांत की यदि विशेषताओं पर हम दृष्टिपात करें तो प्लेटो का न्याय बाह्य जगत की वस्तु न होकर एक आंतरिक गुण है। प्लेटो का न्याय श्रम विभाजन एवं कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय में ही अहस्तक्षेप का सिद्धांत समाहित है। प्लेटो का न्याय कानूनी न होकर नैतिक धारणा है। प्लेटो का न्याय सामाजिक एकता एवं समरसता का सिद्धांत है। कार्यों और गुणों के आधार पर विभाजित समाज के तीनों वर्ग भिन्न भिन्न होते हुए भी सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। इन व्यक्तियों और वर्गों में एकता और सामंजस्य स्थापित करना ही सामाजिक न्याय की स्थिति है। प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत की विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, जिसमें संक्षेप में कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं कि आत्मा के 3 गुण प्लेटो द्वारा जो माने गए हैं, और उनमें से ये माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई एक गुण प्रधान होता है, तो उसकी इस मान्यता का कोई मनोवैज्ञानिक तर्कसंगत आधार नहीं है। नैतिकता एवं वैधानिकता के बीच वो अपने संपूर्ण न्याय सिद्धांत में अंतर नहीं कर पाया है। उसका न्याय सिद्धांत नैतिकता के अधिक नज़दीक है बजाय वैधानिकता या कानून के। कर्तव्य पर अत्यधिक प्रधानता देने के कारण वर्तमान न्याय के साथ उसका न्याय सिद्धांत असंगत, अव्यवहारिक, एकांगी और त्रुटिपूर्ण है। न्याय अधिकारों की प्राप्ति हेतु साधन होता है, किंतु प्लेटो व्यक्ति को इतना आत्मसंयमी और मर्यादित बना देता है कि वह सामाजिक उत्थान की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाता है। इसके अतिरिक्त वर्ग विशेषीकरण पर अत्यधिक बल देकर व्यक्तिक स्तर पर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्लेटो अवरुद्ध कर देता है और सामाजिक स्तर पर वर्ग विभेद को बढ़ावा देकर वर्ग संघर्ष की आशंका को उत्पन्न कर देता है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो का न्याय संयम, संतुलन, समन्वय और कर्तव्यपरायणता का पर्यायवाची है। इस सिद्धांत के माध्यम से समाज और राज्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। प्लेटो ने जिस व्यक्तिवाद का विरोध किया, न्याय की अवधारणा उसी का अंतिम एवं चरम उत्तर है। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति को एक अलग इकाई नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का अंग है जिसका उद्देश्य एकांकी आत्मा की सुख सिद्धि मात्र न होकर उस व्यवस्था में अपने नियत स्थान की पूर्ति करना है। धन्यवाद।